नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासतदानों को मुसलसल मौका दिया जा रहा है कि वो इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात करें, मगर सियासतदान खुसूसन PDM मुसलसल इनकारी है। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर 20 अप्रैल को जो समाअत हुई थी उसमें सियासी मुज़ाकरात की मोहलत देते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई थी, मगर जिस किस्म के बयानात PDM रहनुमाओं की तरफ से आ रहे हैं इससे मुज़ाकरात में संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की मुज़ाकराती कोशिशों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात से इत्तेफाक नहीं करते, हम क्यों झुकें। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट सामने आई कि बंदूक सर पर रखकर जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ये साहब, आपको क्या लगता है PDM इतनी रिलक्टेंट क्यों है मुज़ाकरात के लिए? क्या इसकी ये वजह है कि क्योंकि वो इलेक्शन कराने के लिए रिलक्टेंट है, इसलिए उस तरफ जो भी रास्ता जा रहा है वो सब बंद कर देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त PDM के अंदर दो ग्रुप हो चुके हुए हैं। एक ग्रुप वो है जो छोटी पार्टियों का ग्रुप है, जिसमें MQM है, जिसके अंदर कौम वतन परस्त पार्टियां हैं, मतलब कौम परस्त पार्टियां हैं, जैसे BNP है, जैसे पश्तूनख्वा है, इस ANP भी शामिल है ये, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी है। ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो है ये हम किसी न किसी नतीजे में पहुंच जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल इलेक्शन होने ही होने। और इन सब लोगों का इलेक्टोरल कॉलेज जो है बहुत इंटैक्ट है। पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि उनका अंदरूनी सिंध जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बहुत सही है। मसला झगड़ा जो है वो कराची पे है, और कराची का झगड़ा MQM और PTI के दरमियान पे है। दूसरे नंबर पे जो ANP है वो भी समझते हैं कि हम जहां हैं, जितने थे उतनी सीटें हमारी किसी न किसी तौर पे निकल आएंगी या ना निकलेंगी, लेकिन मुकाबला हम करवाते PTI का वहां KPK में कर लेंगे। ये सूरत हाल जो है ये खराबी आती है मौलाना फजलुर रहमान और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के अंदर, नून लीग के अंदर दो धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो कि जिसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और दूसरा धड़ा है जिसको लीड कर रहे हैं नवाज शरीफ जो है वहां पर बैठ के। नवाज शरीफ किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज के हक में नहीं है, और वो समझते हैं कि वो जो बार बार बात भी करते हैं कि मेरे साथ एक वादा किया गया था, और वो वादा ये था कि मैं पहले पाकिस्तान आऊँगा और इमरान खान नायल होगा और इमरान खान गिरफ्तार होगा। और वो जिसको मरियम नवाज जो कहती है कि वो बुनियादी तौर पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर के अंदर हो जा रहा है कि वो इसको डिले करना चाहते हैं। लेकिन मसला पता क्या है? मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तलवार इतनी जबरदस्त है कि वो तलवार आज नहीं तो कल किसी वक्त चल पड़नी है, और उस तलवार के चलने के अंदर मामला यह है कि वो जो मेन उसके शिकार होंगे वो 5 बंदे हैं। वो पांचों मुहर्रक जो है ना उसके, क्योंकि मुहर्रकीन के बारे में आएगा, मुहर्रक जो है वो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। वजीर खजाना भी उनका है, वजीर आजम भी उनका है, वजीर दाखिला भी उनका है, वजीर दिफा भी उसका है, और वजीर कानून भी उनका है। ना पीपल्स पार्टी का कोई बंदा है, क्योंकि असल मसला यह है कि उन्होंने पूरी की पूरी कैबिनेट को तो नहीं करना। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन एक और रेज हो रहा है जो हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था, कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अगर वजीर आजम का फाइनेंशियल बिल मंजूर नहीं हुआ तो उसके बारे में इसका मतलब यह है कि उसकी गवर्नमेंट चलेगी। तो उसके बारे में 2 दिन से अफवाहें चल रही हैं कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएं वजीर आजम एक दफा इत्माद का वोट ले ले। लेकिन इत्माद का वोट लेना इस वक्त बहुत मुश्किल काम बन चुका हुआ है, बहुत सारे फिसला के इधर से उधर हो रहे हैं। तो इस वक्त वो चाह रहे हैं कि हम और कुछ नहीं तो इसको हम डिले करें। आपको पता है कि नून लीग से कोई नहीं गया था चैम्बर के अंदर, न्याज नायक गए थे और अटॉर्नी जनरल गया था। अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट की तरफ से बात की थी, और न्याज नायक जो था उसको न्याज नायक क्या था, फारूक नायक, उसने की थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कहा था कि हम ये काम कर रहे हैं। आज भी सारी जो आनियां जानियां फुर्तियां जो है ना, सराजुल हक साहब और जरदारी साहब, ये उन्हीं की चल रही हैं। बाकी जगह पे अभी तक खामोशी है, और वो चाहते हैं या तो हम शहीद हो जाए मैदान जंग में, ठीक है, और हम फिर तमगा लग जाए कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम तेज की हुई है, किसी और इमरान खान के खिलाफ भी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन बना के खड़े हुए हैं इस वक्त। ये सूरत हाल है। हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी की मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो मिल बैठें, मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये बंदूक की नोक रखी किसने है पीपल्स पार्टी के सर पर? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपको, और मेरे ख्याल में ये इस किस्म के
पथेटिक सवाल पूछते रहते हैं कि बंदूक की नोक। हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी आगे उठ के कहना चाहिए हाँ इलेक्शंस चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल थ्रू इलेक्शंस। ये सब छोड़े, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, इनकी फ्रीडम, इनका लिबर्टी, इनका लाइवलीहुड, इनकी जिंदगी, एवरीथिंग इज एट स्टेक। राइट। ये इलेक्शंस हो जाएं, 2/3 इसको मिल जाएं, ये लोग जी नहीं सकेंगे। और अगर ये आदमी जो है, पता नहीं किधर से आया है ये इमरान खान, हमें जो मिला है, अगर ये एक कानून कर दें कि 20 लाख से ज्यादा जो चोरी किया है हुकूमत के साथ सजाए मौत, हाँ। 2 चीजें हो जाएंगे इस मुल्क में। एक, हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा करप्शन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और आप देखेंगे फिर क्यों ये डरते हैं, दे आर डेड स्केर्ड। इसलिए ये एक मौका है, और अगर ये मौका हम खो जाएं तो डिसइंटीग्रेशन इज इमीडिएटली ऑन द कार्ड्स। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कि ये एक ही तरीका है ये खोना, ये मौका। वो अगर ये रिग हुआ और एक ये इलेक्शन अगर रिग हो गया तो इसके माने डेमोक्रेसी इस मुल्क में चल नहीं सकती। इन अदर वर्ड्स, नो मोर डेमोक्रेसी। उसके बाद ये बच्चा साखा का रूल है, जो भी आए मारे तोड़े करे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं ये है आज का सेंसिटिविटी अमंग द पीपल। और ये साहब, फजलुर रहमान साहब इस बात पर हैरान हैं कि 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राज़ी करें तो फिर कोई बात नहीं। अब मेरा तो सवाल यहाँ पर यह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने में इमरान खान राज़ी नहीं है या ये खुद राज़ी नहीं है? आज छठा बयान है इसहाक डार साहब का कि वो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं जो हमने वो कही थी। अभी बस करीब जो है ना होने वाला है, बस मायदा होने वाला है। हाँ। ये छठा बयान है, $3 बस आने वाले हैं, उन्होंने वादा कर दिया। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। इसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस को ये रियलाइजेशन हो गई है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहना है, अगर हम पाकिस्तान में काम करना है, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम पाकिस्तान की पॉपुलर कुव्वत से लड़ाई लेके हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। ये कोई इस तरह की रिपब्लिक तो है नहीं कि जो कि 1-2 करोड़ की हो और उसके साथ 10 लाख की फौज हो और उसको हम कंट्रोल कर ले, जैसे मिस्र है, जैसे यमन है, जैसे शाम है, जैसे इराक। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और 22 करोड़ लोगों में इतनी डाइवर्सिटी है और उसके अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी। अगर ये इलेक्शन जीत सकने वाले होते तो इनको अगर थोड़ी सी भी जीत नजर आ रही होती, इनको तो अंदाजा ये है कि इनके अपने सर्वे कहते हैं कि हमारी प्रेजेंस बिल्कुल निकल जाएगी, हम हो सकता है कि रह ही न सकें। दूसरी बात, अहम बात जो है कि अब इस वक्त पाकिस्तान की तमाम एजेंसी ने रिपोर्ट कर दी है कि इमरान खान का मार्जिन इतना ज़्यादा है कि हम उल्टे भी लटक जाए तो रिगिंग नहीं कर सकते। और रिगिंग का एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने करके देख लिया। उन्होंने पहली दफ़ा जब 20 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स थी, उस सीट्स के अंदर उन्होंने अपने उन चहेतों को बाकायदा टिकट दिए, जिनके बाकायदा कबीले थे, जिनके बाकायदा वोट बैंक था, जो बाकायदा सदियों से वहाँ रहते चले आ रहे थे, हमेशा वही जीतते थे, कभी किसी पार्टी से जीतते थे, कभी इमरान खान की वेव ऐसी थी कि उसने 17 लोगों को ऐसे हरा दिया और इतने मार्जिन से हराया कि लोग मुंह देखते रह गए। ना बैलेट बॉक्स को चेंज कर सका, ना उसके बाद वो सिस्टम को ड्रॉप कर सका, ना कोई और कुछ कर सका, नामुमकिनात पे हो गया। दूसरी दफा जब इमरान खान 7 सीटों पे उसने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त इन्होंने बाकायदा सिलेक्ट की थी वो सीटें कि जहां पीटीआई सबसे कम मार्जिन से जीती थी। मतलब उन्होंने अली अहमद खान की सीट सिलेक्ट की थी, इससे और बहुत सीटें सिलेक्ट की थी। वहां इमरान खान जो था वो मार्जिन था उसका 1-2 पार्टियों के साथ, 8 पार्टियां मिल गई। यानी आप खुद सोचें कि सारी पार्टियां मिली तब इमरान खान 7 की 7 सीटों पे जीत गया। ये है वो खौफ, ये है वो फियर जो ना मुज़ाकरात होने दे रहा है, ना इलेक्शन होने दे रहा है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताइए कि सियासी पार्टी अगर इलेक्शन में नहीं जाएगी तो किस किस्म का पहलवान है?
ठीक, वो कौन सा एक आदमी जो कि इम्तिहान देने चला है, वो इम्तिहान की मेज में नहीं जाना चाहता, उससे डरता है, तो उसका मतलब वो फेल हो गया। तो इनको अंदाजा यह है कि इमरान खान के आने के बाद हमारा कम से कम 1 साल के अंदर इमरान, और खुद उससे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि ये तो हमें जिंदा गाड़ देगा। ठीक है, बिल्कुल। हिलारी साहब, फिर हम ये कह सकते हैं कि हर वो पार्टी मुज़ाकरात से भाग रही है जो इलेक्शन को लेकर, जीत को लेकर इनसिक्योर है, जिसको पता है कि इस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो डिले करते रहे। फिर यहाँ पे ये सवाल भी है कि डिले हो भी कितना सकता है, कितना स्ट्रेच होगा जिस पर खान साहब भी मान जाएं और पीडीएम की पार्टीज भी मुत्तफिक हो जाएं और पीडीएम के हाथ भी कुछ रहे। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब कितना देर तक हो सकता है इस मुल्क में? क्या नहीं हो सकता है भाई, क्या नहीं हो सकता है इस मुल्क में? आप 2/3 मेजॉरिटी, यू कैन लूज एन इलेक्शन, वो भी हो सकता है। देखिए, कहने की बात है, isn't it on the wall? सब लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी में नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल, और फिर आप कह रहे हैं नो, अब नहीं, इधर ठहरो, उधर ठहरो, अक्टूबर नहीं। They're mad, ये इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, they're not mad। अगर वो दीवाने होते तो ये करते, मगर मैं give them the benefit of the doubt, ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है पिट जाएंगे, और कुछ है ही नहीं। There is no other explanation। बिल्कुल, ये बड़ी सीधी सी बात है। आया है ओरिया साहब, मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर क्या करना है? देख, कुछ नहीं है। देखें, एक बात बताऊं आपको, 27 तारीख एक लास्ट डेट है जी। उसके बाद जाहिर बात है कि पाकिस्तान का जो आइन कहता है, उसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है। पाकिस्तान के आइन ने सरवाइव करना है, अगर पाकिस्तान ने सरवाइव करना है, और पाकिस्तान के आइन के ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कसम नहीं खाई हुई, उन तमाम लोगों ने कसम खाई हुई है जो आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कसम खाई हुई है। आप सोच सकते हैं कि आजकल बात हो रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईनी ओहदा उसको ख़त्म नहीं कर सकते। आईनी ओहदा अपनी जगह, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये क्राइम है। इस क्राइम में उसको जब चाहे पकड़ दे। ये नहीं हो सकता कि हिलाली साहब या ओरिया मकबूल जान जो है वो एक जगह पे बैठा हुआ है, आईनी ओहदे पे बैठा हुआ है, और मैं जाके अपने भाई को हम दोनों कत्ल कर दें तो हम कहें हम आईनी ओहदे पे हैं। क्रिमिनल ऑफेंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जाएगा अगर उसने जरा चूं चुना करने की कोशिश की। अभी तक वो बड़ा मजे से कर रहा है, वो भी दे रहा है अपना, उसके बाद इलेक्शन सिंबल की भी प्रोसेस कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन 21 अरब को ना दिया गया अगर 27 तारीख को, और ये पार्टीज ने कोई अपनी रिपोर्ट न दर्ज की। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसी शख्स के पास इतनी पावर्स नहीं हैं जितनी चीफ जस्टिस के पास पावर्स हैं। और इस वक्त आप एक बात बताएं आपको कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगी अगर उसके बाद उसका नो सुप्रीम कोर्ट, और पाकिस्तान में कोई अदल का निजाम नहीं रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एनफोर्स ना हुआ। फिर फ्री फॉर ऑल है, फिर जो मर्जी करते रहे, फिर जिसने जो चाहना है करना है। ना सेशन जज रहेगा, ना सिविल जज रहेगा, ना हाई कोर्ट रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट रहेगी, और ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे रहेंगे। ये वो कैफियत आएगी अनार्की की जिसके अंदर बहुत खौफनाक है। मैं बहुत डरता हूं उस दिन से जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिफाई हुआ। हिलाली साहब, सुप्रीम कोर्ट बड़ा वक्त दे चुकी है, मगर जो सियासतदान है खुसूसन पीडीएम वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, अभी भी कोई ऑप्शंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट अवेल कर सकती है या करने चाहिए, या फिर अब हुक्म ही आएगा कोई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ एक है, थक गए कहते कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन बता दो क्या कहता है और अमल करवाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसलिए कि तुम्हें बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द रेज़ों d'être ऑफ योर एग्जिस्टेंस जो है वो इसलिए है कि आईन को अमल लाओ आवीन पे। और कोई इदारा नहीं है इस मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह सकता है वीज़ा वी द कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो गलत है, हम नहीं करते। अगर वो करते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, अगर वो करते हैं तो जस्टिस खत्म। वैसे ही जस्टिस खत्म हो गया है। आप इस मुल्क में, मैं कितने दफे आपको कहा हूं, जिस मुल्क में अगर किसी ने उठ के कहा आई एम नॉन टैक्स फाइलर, वो तो जेल जाता है।
इधर उसको ये मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, ऑफिशियल रिकग्निशन, नॉन टैक्स फाइलर, और मत दो टैक्स और इस्तेमाल करते जाओ जो टैक्सेस आपको देता है, लाइक रोड्स। जी बिल्कुल। सो देखिए, कहने की बात ये है, अब एक हद तक हम पहुंच गए हैं, वी कैन नॉट नाउ, इसके ज्यादा नहीं जा सकते। ये एक स्टेट है जिधर 70 साल से मुल्कों ने एम्बसीज रखा है, वो बंद करके जा रहे हैं, कोई इसका फ्यूचर नहीं है। ओ खुदा के बंदे, एक मौका मिला है, एक मौका मिला है, कर लो। आईन भी तुम्हारा ये कहता है कि ठीक से मुनसिफाना तौर से इलेक्शन कर लो, अगर थोड़ा सा तुम्हें देर लगती है तो यू कांट डू एनीथिंग। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 महीने नहीं 4 महीने कर लो। मैं तो कहता हूं ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह के गलती की कि लगभग 3 महीने, नो, 3 महीने मीन्स 3 महीने। हाँ, आपको एक कोर्ट का डेट देता है, आप उस डेट पे नहीं आते, कोर्ट क्या करता है अदालत आपके साथ? कहते नहीं मैं कल आ जाऊंगा जी, थोड़े पिकनिक पे जाना पड़ा, छोटा बच्चा थोड़ा तंग कर रहा था, मैं नहीं आ सका। आर यू क्रेजी? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप ऐसे कर रहे हैं। सो प्लीज, मेरे ख्याल में लॉ इज लॉ, वेरी गुड। अगर आप और मैं ये समझ सकते हैं तो ये जो बैठे हुए हैं ये क्यों नहीं मानते हैं? और ये सब अब क्योंकि कानूनी मामलात पर आपकी गिरफ्त खासी अच्छी है, होगा क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर 27 तारीख को मुज़ाकरात नहीं होते, कोई कंसेंसस नहीं हो पाता, कोई डेट नहीं लेकर आ पाते, लीगल डिस्कोर्स क्या बनेगा आपकी नज़र में? अगर चलें जी शहबाज शरीफ पर कंटेम्प्ट लग जाती है, वो उनको नाअहल कर दिया, उसके बाद भी क्या होगा? ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें इस बारे में। देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने बहुत कोशिश की इस चीज़ को अवॉइड करने की, लेकिन होता यह है कि जब कोई बंदा गलती करता है तो उसकी गलती के अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं कि जिससे वो खुद पकड़ा जाता है। इन्होंने चालाक बनने की कोशिश की। इन्होंने सबसे पहले तो 2 करारदादें मंजूर करवाई हैं अपनी उससे असेंबली से जी। ये करारदाद का मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक 8 दहशतगर्दों को सजा होती है सुप्रीम कोर्ट से, और करारदाद में कहा जाता है कि हम इस सजा को नहीं मानते। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि वो तो करारदाद तो ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, इन्होंने कहा कि हम ये असेंबली से कहते हैं कि हमें पैसे दे दें। ठीक, उन्होंने कहा कि असेंबली से इन्होंने कैबिनेट से मंजूर करवा दिया ताकि कैबिनेट बच जाए। ठीक है, और असेंबली से उसको ना मंजूर करवा दिया। इसमें तो मनी बिल जब आप रिजेक्ट हो जाए तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने, वज़ीर आज़म ने पकड़ लिया कि भाई आपकी तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अब वो पकड़ेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे कि जो बंदा जो था जो असेंबली को, बल्कि मुहर्रक को पकड़ेंगे। इनिशिएटर जो होता है, इनिशिएटर कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसको कहेंगे तुमने मैलाफाइडी इंटेंशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की रद्द से बचने के लिए ये काम किया। तो नंबर 1 तो प्राइम मिनिस्टर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने नंबर 2 पे इसाक डार साहब जाएंगे जिनके पास 140 अरब रुपया मौजूद था, तो 20 अरब नहीं दे सके, 21 अरब नहीं दे सके। उसके पास वजीर कानून जाएंगे कि जिन्होंने इस किस्म की चीजें ड्राफ्ट की, और उसके साथ साथ वजीर दिफा और वजीर दाखिला जाएंगे, राना सनाउल्लाह। और वो वजीर दिफा तो शायद उस तरह ना जा सके, लेकिन वजीर दाखिला जरूर जाएंगे कि जिन्होंने कहा कि नहीं हो सकते। और ये सारे के सारे वैसे ही जाएंगे जैसे आजाद कश्मीर का वजीर आजम गया, घंटा लगा था उसको जाने में। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जाएगी। और लुटियां कौन मचाएगा? लुटियां मचाएगा आसिफ जरदारी साहब, जिनकी पुरानी देरीना ख्वाहिश पूरी होगी। उनको अंदाजा हो जाएगा ये गैप हम फिल करेंगे। तो असल मसला ये है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि लोग एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि मरियम नवाज ने जिस दिन पहले दिन शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट ली थी, तो मरियम नवाज ने सरगोदा में तकरीर करते हुए कहा था कि हमें
पीटीआई का गंद उठाना नहीं चाहिए। और जलसे से पूछा था क्या पीटीआई का हम गंद उठाएं, तो जलसे ने कहा था नहीं मरियम के साथ, तो उन्होंने कहा था ये क्यों झबासी उठा रहा है, तो उसको भी एक सजा दी जा रही है कि अब भाईजान आपको बड़ा शौक था आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का, बिस्मिल्लाह साल आपने कर लिया, आपका नाम आ गया, एक्स प्राइम मिनिस्टर के नाम आ गया, उसमें तस्वीर भी लग जाती है ना उसके अंदर, कॉरिडोर के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के, तस्वीर भी लगी। अब आप आराम करो, अब आप 5 साल के लिए नाहल बनो। बड़ी आपने जबरदस्त बात की। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म है और इसमें एंट्री हुई है जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास महाजबीन की मुबैना ऑडियो की, जिसमें महाजबीन साहिबा और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया गुफ्तगू कर रही हैं। इस मुबैना ऑडियो में वो इंतखाबात और सियासत के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रही हैं। और ये साहब, इस पर नून लीग अपनी सियासत खूब चमका रही है। मरीम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि अब इलेक्शन सास के कहने पर नहीं अपने वक्त पर होगा। तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आइन में सास की ताज़ीम का हुक्म नहीं है, आइन की इज्जत का हुक्म है। तो इस ऑडियो में ऐसा क्या सुनाई दे रहा है कि महाजबीन साहिबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दे रही हैं कि जी इंतखाबात वक्त पर कराओ? पहली बात यह है कि रिश्तेदारों को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर यही बात है ना, तो अताउल्लाह बंदियाल साहब की बेटी की जो सास है ना जी, ठीक जी, वो MNA है नून लीग की, और उन्होंने उस करारदाद के अंदर दस्तखत किए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पास हुई। सही। फिर उनकी बेटी के जो देवर है ना, वो भी MNA हैं, उन्होंने भी वहाँ उसमें दस्तखत किए, तो वो तो वहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब है अताउल्लाह बंदियाल तो उमर अता बंदियाल तो नून लीग के हो गए। ठीक, ये एक ऐसा खौफनाक ट्रेंड है। और मुझे तकलीफ इस बात पे होती है कि पाकिस्तान का मीडिया इसको उछालता है। और आपको पता है कि जिस दिन ये ऑडियो लीक आई है और पाकिस्तान का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो उसको लेके चल रहा था, कानून जो है ऑडियो लीक का बार बार सुनाया है कि कोई ऑडियो लीक उस वक्त तक बंद हो गया है, अदालत में पेश होने के काबिल नहीं होती जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाला एक सर्टिफिकेट न दे कि ये मैंने रिकॉर्ड की है। और मैं इसकी गवाही देता हूं कि अलफ से लेके ये तक इसमें मैंने किसी किस्म की कोई कतर प्यूत नहीं की, कट पेस्ट नहीं किया, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। फिर मौका आता है कि अब बताया जाए कि फोरेंसिक है, ये मेरी वीडियो है, ऑडियो है, या हलाली साहब की ऑडियो है, या किसी और की ऑडियो है। फोरेंसिक अगला मरहला है। आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो कि चोरी करता है, यानी एक आदमी की ऑडियो रिकॉर्ड करना एक चोरी का काम है, वो चोर पाकिस्तान में सबसे मोहतरम बन चुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए कि मैं इस वक्त अपनी सास के घर में बैठा हूं, मेरी सास के मेरे साथ 10,000 जरा इख्तिलाफात रहे हैं, 1000 तरह की बातें ऐसी हैं कि जो कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, कभी वो साथ में। आप मुझे बताइए कि अब ख्वाजा तारिक रहीम एक इंतहाई रीजनेबल खानदान के आदमी, उनकी बीवी और आपस में गुफ्तगू करते हैं जैसे एक पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी एक ओहदे पे चला गया है तो आपने बाकी सारों को खरीद लिया है कि उनके आइडियोलॉजीज नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात। अव्वल तो एक बात यह है कि जिन लोगों ने भी इस पर डिस्कशन की, जिन एंकर्स ने भी डिस्कशन की, जिन लोगों ने भी इस पर कॉलम लिखे, जिन लोगों ने भी इसको बुनियादी तौर पे इस काबिल समझा, मैं समझता हूं उनसे ज्यादा किस्म का मुबस्सर नहीं हो सकता जिनको अखलाकी लेवल इस हद तक गिर जाए कि एक चोरी की बुनियाद के ऊपर वो पूरे का पूरा जो है वो एक अफसाना गढ़े और अफसाने के ऊपर एक आदमी की किरदार कशी करें। हिलाली साहब, इस ऑडियो में प्रॉब्लम क्या है? क्या आईने पाकिस्तान ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास को सियासी नजरियात रखने की इजाजत नहीं है? मसला क्या था इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अस्यूम कर रहे हैं कि वाकई ये सब चीजें कहे गए थे। मुबैना है। मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखना चाहते हैं पुतिन को और ट्रंप को शलवार कमीज में शॉपिंग कर रहे हैं पेशावर में। अच्छा, देखना चाहते हैं? इस पे है मेरे, इस पे है, इंटेलिजेंस की बात कर, रिक्शा में बैठ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इस आईफोन पे
डोनाल्ड ट्रंप आप देखेंगे पिशावर में वो बात कर रहा है रिक्शा वाले के साथ पेशावर की किराए चटनी के कबाब बारे हो में। सकता है उनको बड़े अच्छे लगे। देखिए आपको मैं क्या बताऊं एग्जैक्टली। अच्छा, और ये साहब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी किस किस्म के लोग हैं हम। आला अदलिया को फौरी इसका सो मोटो ले लेना चाहिए। भाई अब वो खुद वजीर दाखिला हैं, FIA उनके अंडर है, क्यों नहीं अभी तक तहकीकात उन्होंने कराई? नहीं, ये तो मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए है ना कि हम इसको मीडिया में प्ले करें। क्यों, कैसे करेगा? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस अदालत के अंदर बुनियादी तौर पर एक ऑडियो पेश ही नहीं हो सकती, एक वीडियो पेश ही नहीं हो सकती जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाला जो है वो उसकी एक सर्टिफिकेट न दे। मैंने आपको साफ बताया। तो अब इनका मसला था FIA का, इनके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। चाहे FIA वालों को कहें कि जाओ जाके फोरेंसिक कराओ और उसका रिपोर्ट लेके आओ। अब वो फोरेंसिक कहाँ से कराएंगे? उनको पता है कि ये झूठी चीज़ें हैं और झूठी बनाई भी है। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात है कि इसके अंदर से निकला क्या है। आप मुझे ये बताइए कि दो बुजुर्ग ख़वातीन पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन के बारे में एक सीरियस गुफ्तगू कर रही हैं कि ये सीरियस गुफ्तगू हो रही है और ये चीज़ है। 10,000 जगह आप घर के अंदर मिलते हैं, घर के अंदर आपकी अपनी बेटी के साथ गुफ्तगू होती है, अपने बेटे के साथ गुफ्तगू होती है, आपकी बहू के साथ गुफ्तगू होती है, आप उसमें इख्तिलाफ। अब उनकी बेटी जो है वो नून लीग के घराने के अंदर शादी हुई है, क्या अमरता बंदा अपनी बेटी से गुफ्तगू नहीं करते होंगे? देखे ना, शाइस्ता परवेज मलिक की वो बहू है, ठीक, तो नहीं करते होंगे वो वहां जाकर उससे गुफ्तगू। तो उसकी लीक कर दो भाई, वो क्यों नहीं होती तुम्हारे यहाँ लीक? क्या बाप बेटी से जुदा हो जाता है? असल मसला यह है कि इस पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त डिफेम करने की एक पूरी कोशिश हो रही है। यानी आप पहला सवाल साफियों को करना चाहिए कि आप बताइए इसको रिकॉर्ड किसने किया? कौन है वो शख्स जो रिकॉर्ड करता है? कौन है वो शख्स जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड, चलो रिकॉर्ड पास हो जाता है कि आप एक स्टेट सूरत, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता को मसला, वो बहुत मुश्किल। मुझे आज भी याद है कि जिस हमारे ज़माने के अंदर ख़त पढ़ा करते थे डिप्टी कमिश्नर की परमिशन के साथ, एक भाप की वो सूरत होती थी, उसके अंदर खोला जाता। 5 मशीनें होती थी टेलीफोन सेंटर के अंदर जो उनको ऑब्जर्वेटरी के लगाया जाता था और बाकायदा परमिशन लेके लगाया जाता था। असल मसला पता क्या है रामीन? असल मसला ये है अलाली साहब, असल मसला ये है कि पाकिस्तान का मीडिया, हमने 10 मिनट ज़ाया कर दिए इसके, मुझे बड़ी तकलीफ है। क्यों ज़ाया किया? सर कंडेम करना भी बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान का हर किस लिए ज़ाया किया कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, सही बात, बाकी लोग किस तरह की फजूलियात पे बात कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी माओ बहनों की वीडियो सामने नहीं आई, इसलिए कि कोई ये लेके नहीं। क्या ये अपनी माओ बहनों की वीडियो के ऊपर ऐसे तबसरे करेंगे बैठ के? क्या कोई इनके घर के अंदर घुस के इनकी वीडियोस बनाए और फिर वो इस तरह टीवी पे ले आए? तो फिर वो इस तरह करेंगे जैसे आजम स्वाति के साथ किया गया, जैसे इस तरह हो रहा है। ये चुप हो जाएंगे, इनके मुंह को चुप लग जाएगी, इनका प्रोग्राम जो है उसके अंदर गुफ्तगू करना पसंद नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का मीडिया है जो इस पन पे उतर आया है, कैसी चीजें डिस्कस करता है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, राना सनाउल्लाह साहब 2 कदम आगे चले गए, उन्होंने घरेलू खवातीन को पॉलिटिकल करार दे दिया है। आप अपनी बात जोड़ लीजिएगा, मेरा सवाल जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जी घरेलू खवातीन आमतौर पर सियासी नहीं होती और इस तरह के जो मसाइल होते हैं, मुल्की मसाइल होते हैं, उसमें डिस्कशन नहीं करती। इंतखाबात इस वक्त हर पाकिस्तानी का मसला बना हुआ है, क्यों ना करें घरेलू खवातीन इस पर बात? इसको सब चीज़ पता है, वो जो बात करते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता, मगर एक दो चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर अभी से बता दूँ जी कि ये सुप्रीम कोर्ट का तो बड़ा आसान है। देखिए, मेरा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट वो क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है टू परवर्ट माय कॉन्वर्सेशन। माने कि आपका हक कैसा होता है, एक नोटिस चले जाएं कि भाई कौन से इदारे हैं जो मुल्क के रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मिले हमें। कौन? सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकता है ना, वो तो पुलिस के पास जाता है, इंटेलिजेंस के पास जाता है, XYZ के पास जाता है, उनसे पूछें किसने किया, और जिसने किया ही इज मलाइनिंग ये लोगों को, और उनका मकसद
ये नहीं था प्रिवेसी, राइट ऑफ कॉन्वर्सेशन। भाई क्या कहते हैं, चार दीवारी, क्या कहते हैं, फैमिली का होता है ना समथिंग, और चार दीवारी, तो दैट इज इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। चादर और चार दीवारी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक्सरसाइज करें। और ये सब इदारे जिनको हम इतने पैसे देते हैं, इनका फर्ज है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये वायलेट हो रहा है। आज तक एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने पूछा नहीं है, क्यों भाई? अगर आप एक दफे पूछ लेते, उनकी जरूरत नहीं होती आपको। देखिए, आप अगर वो क्या कहते हैं ना, अगर आप आग के नज़दीक खेलते हैं तो या तो आपकी क्लोथिंग ऐसी होनी चाहिए जो आग आपको अगर एक शोला निकल के लग जाए, यू डोंट कैच फायर, या यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। ये क्या कर रहे हैं हम, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कोई प्रोटेक्शन नहीं है उन पे। कोई प्रोटेक्शन, हर चीज जो इधर बात हो रही है, फेक के बारे में, ऑडियोज के बारे में, रिगिंग के बारे में, बिल्कुल सही बात है। और ये साहब, लेकिन मेरा वही पॉइंट जो मैंने अभी लाली साहब से पूछा कि राणा साहब ने घरेलू खवातीन को ए पॉलिटिकल करार दे दिया, बड़ा ऑफेंसिव है ये घरेलू खवातीन के लिए भी। आपको क्या लगता है ये इस मंतक के पीछे क्या उनकी रीजन है, या फिर बगैर सोचे समझे बस उन्होंने ट्वीट कर दी? मुझे ये समझती घरेलू खातून का क्या, आप क्या समझते हैं कि एक खातून जो कि नौकरी करती है वो घरेलू नहीं होती? एक खातून जो कि अपना काम करती है, वो मेरी बीवी यूनिवर्सिटी पढ़ाती थी, उससे ज्यादा घरेलू औरत ही कोई नहीं दुनिया के अंदर। घरेलू औरत वो दर्स भी देती है, वो बाकी काम भी करती है। यार अजीब आदमी है ये, इतना मेल शावनिस्टिक आदमी है। नहीं, कमाल की बात करते हैं। क्यों ये पॉलिटिकल होती है भाई? पॉलिटिक्स क्या कुछ पीना है? पॉलिटिक्स क्या कुछ जुर्म है कि औरतें पॉलिटिक्स नहीं सुन सकती, उसके बाद राय नहीं रख सकती? इन्होंने कोई देखा होगा? मैंने तो ईमान से बलोच और पश्तून औरतें इतनी ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानती हैं, उनको पता होता है इस बलूचिस्तान की औरतों को कि हामिद करजई क्या कर रहा है और सरहद पे क्या हो रहा है और कबीले में क्या हो रहा है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से कुछ एक्सक्लूसिव इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कश्मीर का सौदा करने जा रहे थे। 2021 में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे, जिसका इल्म पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को भी नहीं था। मगर जब उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात का इल्म हुआ तो उसकी भरपूर मुखालिफत की गई। इसे नेशनल सिक्योरिटी से मुतसादिम करार दिया गया और कश्मीर पर पाकिस्तान के नैरेटिव के मुनाफी करार दिया गया। और इस तरह इस मामले पर भी कमर जावेद बाजवा और खान साहब में इख्तलाफात पैदा हुए। और ये सब इंकशाफात अब क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंस है टाइमिंग की? ये नैरेटिव सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं, इससे पहले बहुत से पहले मुशर्रफ के ज़माने में से चला आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उस वक्त मुशर्रफ के ज़माने में एक डेलीगेशन को हेड करने गया था, इसमें बैंकॉक में एसकेफ रीजन के थे, तो इंडिया का जो हेड ऑफ द डेलीगेशन था उसने कहा था मुशर्रफ से बेहतरीन आदमी कोई नहीं, हम समझते हैं कि हमारे हालात यहाँ बहुत ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुशर्रफ फिर भी बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ बावजूद के मुझे की बात करें जिन्होंने कारगिल पे महाज खोल दिया था। हाँ नहीं, प्रो पाकिस्तान था, प्रो पाकिस्तान बहरहाल उसमें उसके अंदर ये आ जाती थी। लेकिन ये बाजवा साहब का मामला ये हुआ कि यहाँ तक तो बात सबको पता थी। हामिद मीर ने जो अगली बात लीक की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इमरान खान साहब से मिला था जब वो रजीम चेंज हुई है, उससे ईद के अगले दिन उनके घर पे वहाँ बनीगाला में। और वो फिर उन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, तो आप ज़रा बाहर आ जाएं। तो हम वो बाहर एक जगह बनी हुई है, वहाँ जाके बैठे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साफ़ियों को बुलाया था और साफ़ियों को बुला के ये कहा था कि ये ऐसी सूरत हाल है। और जिस पर मुख्तलिफ साफ़ियों ने बाकायदा सवाल किया
कि इंडिया ने जो कश्मीर की 370 वाली सिचुएशन खराब किया, क्या आप उसकी मौजूदगी में ये चाहेंगे? तो बाजवा साहब ने एक बड़े गुस्से में कहा कि हमारा क्या ताल्लुक 370 साल, जो मर्जी करते फिरें, हम तो अपना मफाद चाहिए। और मफाद हमारा ये है कि हमारा ये बॉर्डर भी ठीक हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न भी। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उसके खिलाफ फौरन बयान दे दिया कि ये ऐसा नहीं होगा जब तक इंडिया वापस नहीं आता, जिस पे वो कहते हैं कि बाजवा साहब की मेरी जो है बड़ी खासी तू मैं हुई। लेकिन इसमें असल बात जो है कि वो कहते हैं, उन्होंने मामले का कैद ये है कि बाजवा साहब ने मोदी को मई में पाकिस्तान आने की दावत दे दी थी और फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था, जिसका पता चला शाह महमूद कुरैशी को। और शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान को बताया तो ये खौफनाक। असल मसला यह है कि 2-2.5 साल जो है ये सीनों में बर्फ की तरह ये जगह क्यों पड़ी रही। लेकिन अगर वाकई ये हकीकत है, क्योंकि हमारे मालिक साहब भी उसमें थे प्रोग्राम के, इरशाद आरफ साहब भी उस मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग थे, मुझे चाहिए कि एक बहुत बड़ी इंक्वायरी जो है, कम अज कम महमूद उर रहमान कमीशन लेवल की इंक्वायरी, कि एक आर्मी चीफ कैसे एक दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को आज खुद इन्वाइट कर लेता है। ये है असल खौफनाक बात। हिलाली साहब, लेकिन इससे पहले पीटीआई की जानिब से जो भी बयानिए बनाए गए उसमें इस बात का जिक्र कहीं नज़र नहीं आता। अब पीटीआई की जानिब से इस चीज़ को एंडोर्स किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि पहले नहीं आई बात सामने पीटीआई की तरफ से एटलीस्ट? पीटीआई के जर्नलिस्ट, देखिए पहले 2 चीज़ें जल्दी से मैं आपको बता दूं। मैं इस पे नहीं बात करना चाहता कि क्या जो बाजवा ने कहा था, जैसे उस प्रोग्राम पे नसीम जहरा ने कहा कि वो एक ट्रीजन का ट्रायल हो चुका होना चाहिए, और ये हामिद मीर ने कहा ये जो सौदाबाजी कश्मीर पे हुई है, मैं ये तो पब्लिकली अब सबको पता है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। इसलिए कि इमरान रियाज खान जो एक वीलॉग में वो कहता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ था। क्या? नसीम जहरा के इसमें तो ये था ना कि वो ट्रीजन कमिट किया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 साल पहले आपको ट्रीजन हुआ है आपके सामने बकौल आपके खुद, और आपको ख्याल नहीं हुआ कि किसी को प्रोटेस्ट करें या कोई लिखें और कहें कि ये क्या हो रहा है? ये तो इट इज, या तो आप उस वक्त यू आर केयरलेस और इस वक्त झूठ बोल रही हो, या यू आर झूठी ऑल द वे थ्रू। अच्छा देखिए, तो वो सब छोड़ें, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान क्यों बैठा रहा भाई? एग्जैक्टली, सैक क्यों नहीं किया? ये तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क में, तुम्हें पता नहीं है कि सीक्रेट निगोशिएशंस हो रहे हैं बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? वो आके तुम्हें इंसिडेंटली कह रहा है कि ओए बाय द वे वो आएगा, और तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारे को आके कहता है, वो तो उससे पहले तो इसने जिक्र कर लिया था बाजवा ने इनको। नो द क्लूलेस, उससे पूछो हु आर यू, कौन था तुम्हें इजाजत दिया कि तुम जाके उनके साथ निगोशिएशंस करे हो? और या साहब, आई लाइक द वे यू डिफेंड इमरान खान, मैं कभी कभी थोड़ा सा उसको नहीं, वो गलती भी करता है, माफ करिए डिफेंड नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए, और सही है जी। और ये साहब आप जरा प्लीज थोड़ा जवाब दे दीजिए। मैं बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने, मैंने पूछा था, मैंने उसी वक्त पूछा था कि आपने क्यों नहीं कहा, मैंने उस वक्त पूछा था कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि चूंकि उस वक्त वो मामला दब गया था उसी वक्त, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फॉरेन ऑफिस ने दबा दिया। बल्कि उसमें कहता यह है कि बाजवा ने उस वक्त से ही अपने दिल के अंदर मेरे खिलाफ एक सिरत रखी थी कि मैंने इतना बड़ा मूव कर लिया था। और ये हामिद मीर ने तो यहाँ तक कहा है कि बाजवा का चाहता था कि मैं ये पीस टॉक्स कामयाब करा के नोबल पीस प्राइज लूंगा। अच्छा। तो ये बात आपकी ठीक है, इमरान खान को साहब को ज्यादा गलतियां बहुत इमरान खान ने की हैं गुज़श्ता 3 सालों के अंदर, और मैं मानता हूं। अब देखे ना कि उस वक्त जब वो प्यूटन से होके आया है, तो उन्होंने बाकायदा उसने कहा कि प्यूटन के खिलाफ उन्होंने तकरीर कर दी वहां पर खड़े होके। ये कितनी अजीबोगरीब बात थी। जी हिलाली साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और बल्कि जब वो तकरीर, तो अब देखिए बात सीधी सादी ये है कि क्या ये
मैं समझता हूँ बकौल ये जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है, वो जो 25 जर्नलिस्ट को क्या कहा, और शायद ये वजह है कि उन्होंने फिर बात नहीं की इसके बारे में। शायद ये वजह है कि वो कह रहा था कि देखो मेरे टैंक्स जो हैं उनमें थोड़े से कुछ नुक्स हैं, और वो जो इलाका है और ट्रेन है वो कुछ सही नहीं है। ये नहीं कि हम लड़ नहीं सकते हैं, हमारा करेज नहीं है, मोराल नहीं है। होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।